हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लवन में आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन, उत्प्लावन बल, मेटा सेंटर, तो इन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में जो कमी का आभास होता है उसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में जो कमी का आभास होता है उसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और वस्तु द्वारा द्रव को हटाए जाने, मतलब भार में आभासी कमी जो आती है वो कैसे आती है, तो ये भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु के भार के द्वारा जो द्रव को हटाया जाता है उसके भार के बराबर होता है। तो यही बात है। तो इसमें है क्या कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी ये पूर्ण रूप से आपकी वस्तु द्रव में डूबी हुई है, ये आंशिक रूप से डूबी हुई है, यानी आधी वस्तु जो है द्रव में डूबी है, आधी वस्तु जो है द्रव के ऊपर दिख रही है और आधी डूबी हुई है। तो यही बात है कि पूरी तरह से डूबी हो अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती हो तो इसके भार में, ये जो भार है, ये जो द्रव है, इसके भार में जो कमी प्रतीत होती है उसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और ये कमी प्रतीत होती कैसी है, ये जो अगर पदार्थ है या कोई वस्तु है, अगर ये डुबोई गई है तो इसका भी कुछ भार होगा। ऐसा है कि नहीं कि इसका कोई भार नहीं होगा, और यही भार, ये अपने भार के बराबर ही द्रव को हटाती है, तो जिससे ये अपने द्रव के भार के ही बराबर हटाती है, जिससे यह कमी महसूस होती है, भार में यह आभासी कमी महसूस होती है। जैसे आपका ये बीकर है, बीकर में द्रव भरा है, अगर ये वस्तु को आप डुबोएंगे तो अगर द्रव यहाँ तक है तो बढ़ के यहाँ तक चला आएगा, यानी इसके द्वारा कुछ द्रव जो है हटाया गया है, तभी तो ये द्रव यहाँ तक था, और जब वह वस्तु को डुबोया गया तो ये द्रव यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया। तो यानी जो वस्तु अंदर डुबोई गई है वो अपने भार के बराबर द्रव को हटाया है, तभी ये द्रव जो है यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं प्लवन का नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है तो उसे हम प्लवन कहते हैं। वही बात है कि अपने भार के ही बराबर कोई भी वस्तु अगर द्रव में उसको ले जाया जाए तो वो अपने भार के ही बराबर वस्तु को विस्थापित करती है, यानी हटाती है। तो जैसे आपकी नाव हो गई, सपोज दैट ये आपकी नाव हो गई, और ये नाव जो है किस कारण नदियों और नहरों में तैरती है, तो प्लवन के कारण तैरती है। अभी ये मत कर देना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर तैरती है, ये प्लवन के आधार पर तैरती है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र अवस्था में, एक संतुलित अवस्था में तैरती है। तो ये प्लवन के कारण जो है तैरती है। और यही है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु, ये जो नाव है, नाव की भार जितना है उतनी ही भार के बराबर जल को विस्थापित करेगी, यानी हटाएगी। अगर इस नाव का भार 100 kg है तो ये 100 kg समथिंग द्रव को हटाएगी, ना कि उससे ज्यादा द्रव को विस्थापित करेगी, हटाएगी। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। तो अब बात करते हैं उत्प्लावन बल। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है तो उसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं।
सपोज दैट ये आपकी वस्तु है, ये वस्तु अगर अंदर डुबोई गई है तो नीचे से कोई बल लगता होगा, ऐसा है नहीं कि कोई बल नहीं लगता है। अगर कोई बल नहीं लगता होता तो ये वस्तु जो है जैसे डूबी हुई है और ये तैर रही है आधी, तो ये आधी तैरती ना, पूरी डूब जाती। और आप कभी देखते होंगे जो आप मग डालते हैं किसी भी बाल्टी या फिर किसी ड्रम में आप मग को डालते हैं तो मग तैरता रहता है, ना कि डूब जाता है। अगर वो तैरता है तो किस कारण से तैरता है? तो उत्प्लावन बल के ही कारण तैरता है। उत्प्लावन बल के कारण वो मग जो है द्रव के ऊपर तैरता रहता है। तो नीचे से क्या लगता है? उत्प्लावन बल लगता है। आप प्लास्टिक का बॉल अगर किसी भी द्रव में डालेंगे तो उसमें वो उत्प्लावन बल के कारण जो होता है तैरता रहता है। तो ये बात होती है उत्प्लावन बल। अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि ये मेटा सेंटर क्या होता है। इसमें मेटा सेंटर का एक बहुत बड़ी भूमिका होता है जो वस्तु द्रव में तैरती है, क्योंकि एक गुरुत्व केंद्र होता है, उत्प्लावन केंद्र होता है। गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र एक ऊर्ध्वाधर रेखा पर जब एक जगह एक दूसरे को काटती हैं तो उसी कारण से उसे हम मेटा सेंटर कहते हैं, यानी मेटा केंद्र कहते हैं। और मेटा सेंटर के ही कारण वस्तु जो होती है द्रव के ऊपर एक तैरती है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। ये जी जो है गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। वही बात है ना कि कोई वस्तु जब द्रव में डुबोई जाती है या फिर रखी जाती है तो उसमें नीचे से एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिससे जो प्लास्टिक का मग होता है वो द्रव के ऊपर तैरता रहता है। किस कारण तैरता है? उत्प्लावन बल के कारण तैरता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये उत्प्लावन केंद्र, उत्प्लावन बल। अब यही उत्प्लावन केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के समथिंग ऊर्ध्वाधर रेखा पर नीचे की तरफ गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र दोनों स्थित होते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा घनत्व, डेंसिटी क्या होती है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डेंसिटी पदार्थ में किसी भी पदार्थ के आयतन में निहित द्रव्यमान के उस पदार्थ को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के आयतन में निहित द्रव्यमान के उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व एक हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आपके पास कई कलर है, सपोज दैट नीला, हरा, लाल, पीला, अगर कई प्रकार के अगर ग्लास आपके सामने रख दिया जाए और उसमें वाटर रख दिया जाए, जल को भर के रख दिया जाए और जो ग्लास है वो कलर में हो, कई कलर में हो, तो सबसे ज़्यादा उसका होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लाइटिंग करेगा या चमकेगा। जैसे रेड हो गया, रेड का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, तो इसलिए रेड जो होगा वो अधिक दिखेगा। जिसका घनत्व कम होगा वो कम दिखेगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो अधिक दिखेगा। ये भी आप बोल सकते हैं। तब डेंसिटी P बराबर आपको पता होगा m/v होता है। m जो है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, और v जो है आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि m जो है द्रव्यमान होता है, v जो है आयतन होता है। अब थोड़ा बात करेंगे कि किसका किसका कितना कितना घनत्व होता है। अब जैसे घनत्व का मात्रक हम देख लेते हैं। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक या SI मात्रक इसका हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। अगर SI मात्रक ना कह के CGS मात्रक जब अगर पूछा जाए तो ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका। ये CGS मात्रक है, ये SI मात्रक है। SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा आपका, और CGS मात्रक आपका जो होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब बात करते हैं कि ये जैसे हाइड्रोजन आपका हो गया, ये हाइड्रोजन का घनत्व कितना होता है? 0.0898। ये हाइड्रोजन का घनत्व है। हीलियम का घनत्व अगर पूछा जाए तो हीलियम का घनत्व आपका हो जाएगा 0.179। ये हीलियम का घनत्व हो जाएगा आपका। अब ऐसे अगर एयर का पूछा जाए, हवा का,
एयर का घनत्व जो है आपका हो जाएगा 1.2। अब सबसे अधिक जो होता है ऑस्मियम का घनत्व होता है। ऑस्मियम का आपका क्या होगा? ऑस्मियम का आपका हो जाएगा ओस्मियम ओस्मियम का आपका हो जाएगा घनत्व बराबर 22,570। ये 22,570 ओस्मियम का घनत्व होता है जो सबसे अधिक माना जाता है। तो कितना ओसियम का घनत्व 22,570, हीलियम का 0.179 होगा, हाइड्रोजन का 0.0898 होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ अगले पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी है। अब रिलेटिव डेंसिटी को मापा कैसे जाता है, या फिर आपको हम डिफिनीशन बताते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी वह डेंसिटी होती है जो उत्प्लावन केंद्र और गुरुत्व केंद्र के अनुपात को हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र के अनुपात को हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। कि वस्तु का घनत्व, वस्तु की डेंसिटी, वस्तु का घनत्व बटे 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व, जल का घनत्व, ये होता है फार्मूला आपेक्षिक घनत्व का। ये वस्तु का आपका घनत्व हो जाएगा और ये 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व। अब ये 4 अंश सेल्सियस क्या है? 4 अंश सेल्सियस वह है जब किसी भी वस्तु की आपेक्षिक घनत्व निकाला जाता है तो 4 अंश सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है उसे एक आपेक्षिक घनत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक आपेक्षिक घनत्व बोला जाता है। और इसीलिए इसे हम 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व कहते हैं। अब आपेक्षिक घनत्व को मापा कैसे जाता है? हाइड्रोमीटर से इसको मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अब थोड़ा घनत्व के विषय में बात करते हैं कि जो जल हो, जो समुद्र का जल है उसका घनत्व अधिक है। तो उसका घनत्व अधिक होने के कारण नदियों की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। जो मैं अभी पीछे आप लोगों को प्रेशर जो चैप्टर पढ़ाया हूँ, जो टॉपिक पढ़ाया, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से पूरा बताया हूँ, कहाँ कैसे होता है, कैसे लगता है, कैसे दाब पड़ता है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देखेंगे तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आसान होता है। अब एक बात ये आती है कि जो बर्फ का एक टुकड़ा होता है अगर समुद्र में तैर रहा होता है तो वो उसका कितना भाग जल के ऊपर दिखाई देता है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि एक बर्फ का टुकड़ा अगर समुद्र में तैर रहा है तो अपने भार का कितना गुना ऊपर दिखाई देता है। तो दोस्तों 1/10 गुना, 1/10 गुना अपने भार का ऊपर दिखाई देता है अगर समुद्र में कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है तो। अब थोड़ी बात करते हैं, जैसे ये आपकी गिलास है और गिलास में अगर बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो आधा ऊपर आधा नीचे, वो मतलब आधा डूबा रहता है और आधा उभरा हुआ रहता है, दिखता रहता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि अगर बर्फ के भार के द्वारा जल द्रव को हटाया जाता है, यानी जितना बर्फ का भार अंदर डूबा हुआ है उतना जल उसके द्वारा हटाया गया है, यानी बर्फ जितना जैसे जैसे गलेगी तो द्रव वैसे वैसे उस स्थान को जितना हटाया गया है बर्फ के द्वारा द्रव को, वो उतना कवर कर लेगी, घेर लेगी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अगर बर्फ गल जाती है गिलास में तो जल का सतह ना बढ़ेगा ना ही घटेगा, बल्कि जितना था उतना ही रहेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब अगला पॉइंट है मीत केंद्र, मीत सेंटर। उत्प्लावन, कहीं कहीं इसको मेटा सेंटर भी बोलते हैं और कहीं कहीं मीत केंद्र मतलब मीत सेंटर बोला जाता है और मेटा सेंटर कहीं कहीं इसको लोग बोल देते हैं। तो उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मीत केंद्र या मीत सेंटर बोलते हैं या फिर मेटा सेंटर बोलते हैं, आप ये कह सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मीत केंद्र, मीत सेंटर या फिर मेटा सेंटर कहते हैं। जैसे ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, अब इसे हम मीत केंद्र कहते हैं जिसे मेटा सेंटर बोला जाता है, मतलब मीत सेंटर बोला जाता है। ये आपका उत्प्लावन केंद्र हो जाएगा, उत्प्लावन केंद्र हो गया। ये आपका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र जी। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जो गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र के ऊपर सदैव मीत केंद्र बनता है या मीत केंद्र उपस्थित होता है। तो ये चीज एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मीत केंद्र गुरुत्व के नीचे बनता है या फिर ऊपर बनता है, बराबर बनता है या फिर नानाबदीज। 4 ऑप्शन ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो उसमें कुछ लोग नीचे मार देंगे, कुछ लोग नानाबदीज मार देंगे, कुछ लोग बराबर मार देंगे, पर ऊपर कुछ ही लोग मारेंगे जिनको पता रहेगा। तो ये गुरुत्व केंद्र के ऊपर ही ये गुरुत्व केंद्र यहाँ पे है, तो मीत सेंटर यहाँ पर आपका बनेगा। और ये जो है उत्प्लावन केंद्र है। जैसे द्रव जो होता है, द्रव में नीचे कौन सा बल कार्य करता है? उत्प्लावन बल कार्य करता है। अगर उत्प्लावन बल कार्य करता है तो उसका केंद्र भी होगा, और वही केंद्र है जो वस्तु को ऊपर की तरफ उठाती है, वही उत्प्लावन बल, उत्प्लावन केंद्र, उसी को बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मीत सेंटर क्या होता है। जब ऊर्ध्व रेखा को, ये रेखा जब यहाँ से ऊर्ध्व रेखा को, ये गुरुत्व केंद्र हो गया, एक दूसरों को ऊर्ध्व रेखा को काटती है, यहाँ पे जब काटेगी तो उसे हम मीत सेंटर बोलेंगे। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई हो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ यहाँ से तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सके। और साथ ही साथ समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद लिखना ना भूलें। इससे होता क्या है कि हमारा जो मनोबल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे नेट से हमको ढूंढना पड़े या फिर किसी यूट्यूबर से हमको किसी भी पॉइंट को लेना पड़े या बुक्स लेना पड़े, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आपके लिए नई चीज़ें ढूंढ के लाता रहूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की अधिकांश संभावना होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।